तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे ब्रिटिश कालीन के भू बंदोबस्त कि ब्रिटिश काल में यहाँ पे कितने भू बंदोबस्त होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भू बंदोबस्त होता क्या है। तो भू बंदोबस्त में यहाँ पे भूमि का माप जोग किया जाता है और कितनी इसमें सिंचित भूमि है, कितनी इसमें जोत भूमि है, जमीन का आकार कितना है और कितनी इसमें उगाई की जा सकती है। तो यहाँ पे यही भू बंदोबस्त कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे भू बंदोबस्त का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, कृषि क्षेत्र का प्रबंधन करना और यहाँ पे राजस्व प्राप्त करना। तो भू बंदोबस्त का उद्देश्य था कि कृषि का प्रबंधन करना और कृषि जो यहाँ पे है इससे यहाँ पे राजस्व प्राप्त करना। इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश कालीन में टोटल यहाँ पे 11 भू बंदोबस्त होते हैं। तो ब्रिटिश कालीन में कितने भू बंदोबस्त होते हैं? 11। तो पहला जो भू बंदोबस्त होता है वो होता है यहाँ पे ई गार्डनर के शासनकाल में, यानी कि 1815 से यहाँ पे भू बंदोबस्त शुरू होते हैं। और जो अंतिम भू बंदोबस्त होता है 11 वो होता है यहाँ पे एवर्टसन के शासनकाल में 1928 ईस्वी में। तो पहला भू बंदोबस्त ब्रिटिश काल का प्रथम भू बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में किया जाता है और 1816 में ये गढ़वाल में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता है दूसरा भू बंदोबस्त। तो दूसरा भू बंदोबस्त यहाँ से 1817 से लेके 17 से शुरू होता है और ये यहाँ पे ट्रेल के द्वारा कराया जाता है। तो दूसरे भू बंदोबस्त से लेके और 7वें भू बंदोबस्त तक यहाँ पे ट्रेल भू बंदोबस्त कराता है, यानी कि दूसरे से लेके और 7वां जो भू बंदोबस्त होता है। तो ये सारे भू बंदोबस्त यहाँ पे ट्रेल के द्वारा कराए जाते हैं। तृतीय जो भू बंदोबस्त होता है वो होता है 1818 ईस्वी में ट्रेल द्वारा। फिर चौथा भू बंदोबस्त होता है 1820 ईस्वी में और ये 3 साल के लिए यहाँ पे कराया जाता है और इसको यहाँ पे 30 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता है 5वां भू बंदोबस्त। ये होता है यहाँ पे 1823 ईस्वी में और इस भू बंदोबस्त को यहाँ पे पंचसाला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये भू बंदोबस्त यहाँ पे 5 साल के लिए करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये सन 1823 में होता है, लेकिन अगर संवत की बात की जाए तो यहाँ पे संवत 1880 चल रहा होता है, इसलिए इस भू बंदोबस्त को यहाँ पे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश काल का यह सबसे आदर्श भू बंदोबस्त होता है। तो अब इसको यहाँ पे आदर्श क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि प्रत्येक गांव में जाकर यहाँ पे भूमि का सीमांकन किया जाता है, सीमाओं को देखा जाता है, जोत भूमि कितनी है इसका यहाँ पे मापन किया जाता है, इसको नापा जाता है। इस तरह से यहाँ पे गांव वालों को भी यहाँ पे पता चलता है कि उनके पास कितनी भूमि है, कितने संसाधन हैं, कितने नहीं हैं। तो यहाँ पे उनको उनकी भूमि का भी यहाँ पे ज्ञात हो जाता है, इसीलिए इस भूमि को यहाँ पे आदर्श भू बंदोबस्त कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला जो छठा भू बंदोबस्त होता है ये यहाँ पे 1828 ईस्वी में होता है और इस भू बंदोबस्त को यहाँ पे तरसीम भू बंदोबस्त या तरमीन भी के रूप से भी जाना जाता है। तरसीम या तरमीन के रूप से भी जाना जाता है इस छठे भू बंदोबस्त को। और उसके बाद यहाँ पे जो 7वां भू बंदोबस्त होता है ये होता है 1833 में ट्रेल द्वारा। इसके बाद यहाँ पे 8वां भू बंदोबस्त होता है। तो 8वां भू बंदोबस्त यहाँ पे बैटन द्वारा किया जाता है और 1840 में ये गढ़वाल में होता है और 1844 में ये कुमाऊं में कराया जाता है। तो इस भू बंदोबस्त को यहाँ पे 20 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह बंदोबस्त 20 साल के लिए कराया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें खसरा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस बंदोबस्त को के भूमि नापन हेतु खसरा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो 8वां भू बंदोबस्त 20 साला भू बंदोबस्त है, ये बैटन द्वारा किया जाता है और इसमें भूमि नापन हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे 9वां भूमि बंदोबस्त। ये होता है 1863 से लेके
1973 तक। और ये यहाँ पे बेकेट द्वारा कराया जाता है। और 1863 में ये रेमजे के शासनकाल में कराया जाता है। और इस भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है बेकेट द्वारा कराए गए भू बंदोबस्त में। इसके बाद यहाँ पे बेकेट भूमि को यहाँ पे 5 भागों में बांटता है: तलाव, उपराव, अव्वल उपराव, दोयम, कंटील या इजराइन। और उसके बाद यहाँ पे होता है 10वां भू बंदोबस्त। तो जो 10वां भू बंदोबस्त होता है ये गढ़वाल में पो के द्वारा कराया जाता है 1887 ईस्वी में। और ये कुमाऊं में गूंज के द्वारा कराया जाता है 1886 ईस्वी में। तो 10वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में पो द्वारा कराया जाता है 1887 में, और कुमाऊं में ये गूंज द्वारा कराया जाता है 1886 ईस्वी में। और इसके बाद यहाँ पे अंतिम भू बंदोबस्त, जो ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त होता है 11वां भू बंदोबस्त, यह इवर्टसन के द्वारा कराया जाता है। और ये यहाँ पे 1928 ईस्वी में कराया जाता है। तो ये ब्रिटिश काल का यहाँ पे अंतिम भू बंदोबस्त होता है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश वन प्रबंधन, यानी कि उत्तराखंड में ब्रिटिश वन प्रबंधन यानी कि किस प्रकार की यहाँ पे वन व्यवस्था लागू की जाती थी। और यहाँ पे ब्रिटिशों के शासनकाल में यहाँ पे अत्यंत वन काटे जाते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेजों ने वनों को यहाँ पे ठेके के अंतर्गत देना शुरू कर दिया। और ठेकेदार से ये यहाँ पे राजस्व वसूलते थे। और ठेकेदार यहाँ पे फिर क्या करता था, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे वनों की कटाई करते थे। तो जब यहाँ पे वनों की अत्यधिक कटाई शुरू हो गई तो यहाँ पे उत्तराखंड में वनों की कमी होने लगी। इसीलिए यहाँ पे 1826 ईस्वी में यहाँ पे टेरेल ने यहाँ पे थापला भूमि को आरक्षित किया। और साथ ही साथ यहाँ पे साल के वृक्ष पर प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया 1826 में टेरेल द्वारा। इसके बाद यहाँ पे 1858 ईस्वी में हेनरी रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करके वनों पर प्रबंधन शुरू कर दिया। तो 1858 में यहाँ पे हेनरी रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा को भी यहाँ पे बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 1864 ईस्वी में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। और 1865 में यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम पारित होता है। तो भारतीय वन अधिनियम जब पारित होता है तो यहाँ पे सभी वन सरकार के अधीन आ जाते हैं, यानी कि जो वन होते हैं ये सभी यहाँ पे सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है। और ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है 1869 में। और टिहरी में 1885 में यहाँ पे वन विभाग की स्थापना की जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे ये होता है कि 1893 में यहाँ पे सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। और उसमें जो अधिसूचना होती है उसमें ये होता है कि समस्त बेनाम भूमि सुरक्षित घोषित की जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पे जितनी भी बेनाम भूमि होगी वो सारी भूमि यहाँ पे सरकार के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1911 में एक और अधिसूचना जारी होती है। और यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पर भी चीड़ का वन, मतलब जहाँ पे चीड़ के वन उग रहे हैं तो वहाँ पे तो एक पशुओं का वहाँ पे रखना प्रतिबंध कर दिया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे कृषि करने पर भी वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर कृषि पे भी प्रतिबंध लगता है तो यहाँ पे जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे समस्या हो जाती है। और इसी कारण यहाँ पे
आंदोलन शुरू हो जाते हैं, वन आंदोलन। क्योंकि जो भी यहाँ पे वन थे वो सारे यहाँ पे सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं और बाद में यहाँ पे प्रतिबंध भी लगा जाता है। अब पशुओं के लिए भी यहाँ पे प्रतिबंध हो जाता है, कृषि करने के लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रामीण होते हैं वो यहाँ पे वन आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 1921 में यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे वनों में आग लगाए जाते हैं ग्रामीणों द्वारा और यहाँ पे वन आंदोलन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सोमेश्वर की जो दुर्गा देवी होती है, सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों पर आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद होती है। तो जो ये सोमेश्वर की दुर्गा देवी है, ये यहाँ पे उत्तराखंड की पहली क्षेत्रीय वन आंदोलन या राष्ट्रीय वन आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है। क्योंकि जो ये क्षेत्रीय आंदोलन है, ये क्षेत्रीय वन आंदोलन है, बाद में ये राष्ट्रीय वन आंदोलन भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये है दुर्गा देवी, ये उत्तराखंड की प्रथम महिला है जो कि क्षेत्रीय वन आंदोलन या राष्ट्रीय वन आंदोलन में गिरफ्तार होती है। इसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की गठन किया जाता है और इसका गठन यहाँ पे होता है 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1921 में इसका गठन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पी.वी. ढम। और इस कमेटी का जो उद्देश्य होता है जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना और फिर उसके बाद यहाँ पे जब जनता के जो भी कष्ट शिकायतें होते हैं वो जब यहाँ पे सुनते हैं तो उसके बाद वो इसकी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं 28 अक्टूबर 1921 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 1921 को ये समिति में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति रिपोर्ट होती है, इसमें होता क्या है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले कि बांझ पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए, पशुओं के चरने संबंधी प्रतिबंधों को भी हटाया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राम सीमा से आधे मील दूर तक ग्रामीणों को वन अधिकार दिए जाएं। तो यानी कि जो ग्रामीण लोग थे, जो ये यहाँ पे ये ग्रामीण लोग थे, ये चाहते थे कि मतलब सरकार यहाँ पे वनों पे प्रबंधन करे, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि जो ग्रामीण के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके जो यहाँ पे करीबन आधा मील तक के जो वन हैं वो यहाँ पे ग्रामीणों को दिए जाए और पशुओं को मतलब चरने के लिए भी वहाँ पे उनको ये वन दिए जाए और जो थोड़ा दूर के वन हैं वहाँ पे सरकार अपना प्रतिबंध वहाँ पे लगा सकती है। तो फिर यहाँ पे 1930 में, ठीक है, 1930 में यहाँ पे वन पंचायत का गठन कराया जाता है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। और 1932 में यहाँ पे चमोली में भी वन पंचायत का गठन कराया जाता है। और इस वन पंचायत का जो मुख्य कारण होता है कि वनों का संरक्षण एवं प्रसार करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिश वन प्रबंधन थे, यहाँ पे इस प्रकार की इनकी यहाँ पे व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।